Hello students, today we will discuss some relevant definitions and Cauchy's theorem. So let us start. Simple closed curve. Simple closed curve, as you know, that a curve which does not intersect itself anywhere is called a simple closed curve. एक ऐसा कर्व जो अपने आप को कहीं पे भी इंटरसेक्ट ना करे, ऐसा क्लोज्ड कर्व सिंपल क्लोज्ड कर्व कहलाएगा। क्लोज्ड कर्व एक क्लोज्ड कर्व सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा अगर वो अपने आप को कहीं पर भी इंटरसेक्ट ना करे। सिमिलरली मल्टीपल कर्व क्या होगा? एक ऐसा कर्व जो अपने आप को कम से कम एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा हो, मल्टीपल कर्व कहलाएगा। अब कर्व विच क्रॉसेस इटसेल्फ इज कॉल्ड अ मल्टीपल कर्व। तो देख सकते हैं आप, ये क्लोज कर्व सी है जो कि अपने ही आप को क्रॉस कर रहा है। तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट है इसमें, तो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इस केस में जो क्लोज कर्व है ये कैसा कहलाएगा? मल्टीपल कर्व। जबकि कर्व इंटरसेक्ट अपने आप को नहीं कर रहा था, उसे बोल रहे थे सिंपल क्लोज कर्व। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट डेफिनेशन, कनेक्टेड रीजन। अ कनेक्टेड रीजन इज a region in which any two points can be connected by a curve which lies entirely within the region। एक ऐसा रीजन जिसमें किन्हीं भी दो पॉइंट्स को लिया जाए और उन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए आप उन दो पॉइंट्स को कैसे भी कर्व के थ्रू कनेक्ट करिए। कैसा भी कर्व, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, कैसे भी कर्व के थ्रू आप उन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करिए। तो जो कर्व आप यूज़ कर रहे हैं, जिसके थ्रू दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, वो कंप्लीटली लाई करना चाहिए उस रीजन के अंदर। तो ऐसे केस में जो रीजन होता है वो कहलाता है कनेक्टेड रीजन। अगर हम ऐसे रीजन के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को कनेक्ट करें बाई ए स्ट्रेट लाइन और बाई अ पैराबोला और एनी अदर कर्व, and that particular curve must lie in that region, then the region is said to be connected region. Next definition is simply connected region. Now connected regions are of two types, simply and multi connected, or multiply connected. Now simple connected or simply connected region, एक ऐसा connected region, simply connected region कहलाएगा if all the interior points of a closed curve C drawn in the region D are the points of the region D, then it will be termed as a simply connected region. If all the interior points of a closed curve C drawn in the region D are the points of the region D, मतलब कि अगर आपने, this is the example of simply connected region, you can see it, दिस इज एग्जाम्पल। मान लेता हूँ मॉड जेड इक्वल टू 1, ये मेरा रीजन है, कैपिटल डी इसको रिप्रेजेंट किया है। मॉड जेड इक्वल टू 1 एक यूनिट रेडियस के सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर 0,0 पॉइंट होगा। तो मैंने इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया है। इसके अंदर एक क्लोज्ड कर्व मैंने ये सी बना रखा है। तो इस क्लोज्ड कर्व सी के अंदर जो ये क्लोज्ड कर्व सी है, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं जितने भी पॉइंट्स इस क्लोज्ड कर्व सी के अंदर आ रहे हैं वो सबके सब डी रीजन के अंदर ही माने जाएंगे, क्योंकि पूरा रीजन शेडेड है, आप देख सकते हैं शेडेड रीजन है। तो क्लोज कर्व सी के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सबके सब डी के ही पॉइंट्स हैं। तो हम इस केस में कहेंगे कि जो हमारा डी जो रीजन है वो कैसा है? सिंपली कनेक्टेड रीजन है। आप पहचान सकते हैं सिंपली कनेक्टेड रीजन, या दूसरा होता है मल्टीपली कनेक्टेड रीजन को देख सकते हैं। मल्टीपली कनेक्टेड रीजन बगल में मैंने बनाया हुआ है। तो सिंपली कनेक्टेड रीजन में जो आपने डेफिनेशन देखी है उसको एक बार फिर से देखिएगा। सिंपली कनेक्टेड रीजन की जो डेफिनेशन है उसमें इसको हम दूसरे तरह से भी ये कह सकते हैं कि इफ़ एनी क्लोज्ड कर्व लाइंग इन अ रीजन डी, जो रीजन डी है वो सिंपली कनेक्टेड होगा अगर उसके अंदर कोई भी क्लोज्ड कर्व आपने लिया है उसको आप श्रंक कर सकें टू अ पॉइंट विदाउट लीविंग द रीजन डी। मीन्स कि आपका जो ये क्लोज्ड आपने जो रीजन लिया है डी, इसके अंदर ये सर्किल था मॉड जेड इक्वल टू 1, ये रीजन है हमारा डी, इसके अंदर ये क्लोज कर्व सी लिया है। अगर हम इसको श्रंक करते हैं, मतलब हम इसको कंप्रेस करते हैं हर डायरेक्शन से, हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं और श्रंक करके इसको हम क्या कर रहे हैं कि बिल्कुल
छोटा करते चले जाएंगे तो क्या होगा, ये सर्किल जो है इसकी सारी बाउंड्रीज टेंड करेंगे एक पॉइंट की तरफ। किस तरफ? एक पॉइंट लास्ट में टेंड होगा। तो जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट इसी रीजन डी के अंदर आना चाहिए। अगर वो पॉइंट इसी रीजन डी में लाई करेगा तो हमारा जो रीजन डी है वो क्या कहलाएगा? सिंपली कनेक्टेड रीजन कहलाएगा। और अगर हम इसको कंप्रेस करते हैं सर्किल को, और सर्किल क्लोज कर्व को कंप्रेस करने से, जो क्लोज कर्व सी है इसको कंप्रेस करने से जो पॉइंट आ रहा है अगर वो इस रीजन डी में नहीं आता तो हम कहते हैं कि हमारा रीजन डी जो है वो मल्टीप्ली कनेक्टेड रीजन है। जैसा कि एग्जांपल बगल में आपको दिख रहा है, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ मल्टीप्ली कनेक्टेड रीजन। अब आप देख सकते हैं इसमें मैंने क्या किया है कि ये डी एक बड़ा एक रीजन है मेरा, सर्किल बन नहीं पाया है, मॉड z इक्वल टू 2 मैंने लिया है, यानी एक सर्किल है जिसका सेंटर 0,0 होगा और इसकी रेडियस 2 है, ठीक है। उसके अंदर मैंने एक क्लोज्ड कर्व सी बनाया है, देख सकते हैं आप, एक क्लोज कर्व सी ले रखा है। और इस क्लोज कर्व सी के अंदर मैंने तीन मैंने सर्किल और लिए हैं, C1 C2 C3, 3 सर्किल लिए हैं। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, आप ध्यान दीजिए, मैंने सर जो रीजन डी है सारे पॉइंट्स उसके जो है मैंने शेड किए हैं जो रीजन डी के अंदर लाई कर रहे हैं। आप देखिएगा जो C1 C2 C3 सर्किल हैं इनके अंदर जो पॉइंट्स लिए हैं वो शेडेड नहीं है, मतलब एक तरह से ये हॉलो है, हॉलो आप कह सकते हैं या कह सकते हैं होल्स हैं ये। तो ये जो पॉइंट्स होंगे ये पॉइंट्स रीजन डी में नहीं आएंगे। तो अगर आप इस सर्किल C1 है या C2 या C3 इनमें से किसी को भी उठाइए और कंप्रेस करिए आप इनको, जब कंप्रेस करेंगे आप तो जो पॉइंट बनेगा, जो पॉइंट आएगा वो बिल्कुल बीचों बीच में कोई एक पॉइंट आएगा और वो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं वाइट है पूरा एरिया, वाइट का मतलब ये हॉलो है। तो ये ऑलरेडी इस रीजन डी का पॉइंट नहीं होगा। इन सर्किल्स के अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं ये सब इस रीजन डी का पार्ट नहीं है, बिकॉज दीज आर हॉलो सर्किल्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हॉलो सर्किल बन रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेफिनेशन में मैंने लिखा है कैसे पहचानते हैं कि सिंपली कनेक्टेड है कि मल्टीपली कनेक्टेड है। ए सिंपली कनेक्टेड रीजन हैज़ नो होल्स। आप देख सकते हैं कि एक सिंपली कनेक्टेड रीजन जो होता है उसमें कोई होल नहीं होता। आप देखिए यहाँ कोई होल नहीं था, जबकि अगर कोई रीजन ऐसा हो जिसमें होल्स आ रहे हैं, जैसे 1 2 3, ये 3 होल बन रहे हैं, तो ये जो होल्स हैं या हॉलो बन रहे हैं, शेल बन रहे हैं, इनके लिए ये हमारा जो रीजन कहलाएगा मल्टीपली कनेक्टेड रीजन कहलाएगा। दिस इज नॉट सिंपली कनेक्टेड, क्योंकि इनको आप श्रंक करेंगे तो जो पॉइंट मिलेगा वो इस रीजन डी में नहीं आएगा, क्योंकि वो शेडेड नहीं है। देख सकते हैं आप, हॉलो है तो ऑब्वियसली वो पॉइंट इस रीजन डी में नहीं होगा। अगर होता, जैसे इस केस में है, इसको श्रंक किया हमने, तो जो पॉइंट मिलेगा वो ओरिजिन मिलेगा। ओरिजिन ऑलरेडी इसका पार्ट है, इस रीजन डी का पार्ट है। तो हम कहते हैं कि ये सिंपली कनेक्टेड हो गया, ये मल्टीपली कनेक्टेड हो गया। अब बात आती है कि क्या हम एक मल्टीपली कनेक्टेड रीजन को सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो देख लेते हैं हम जरा इसको। तो यहीं पे हमने लिखा है वी कैन कन्वर्ट अ मल्टीपली कनेक्टेड रीजन इनटू अ सिंपली कनेक्टेड रीजन बाय गिविंग वन और मोर कट्स और क्रॉस कट्स। इनको बोलते हैं क्रॉस कट। हम एक मल्टीपली कनेक्टेड रीजन को एक सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं किसके द्वारा? एक या एक से ज़्यादा कट्स लगा के। हम कट्स कैसे लगाते हैं आप देखिएगा, ये देखिए, मान लीजिए ये मल्टीपली कनेक्टेड रीजन आपके सामने लिखा हुआ है, एक मल्टीपली कनेक्टेड है, एक क्लोज सर्किल था जिसके अंदर 2 होल्स हैं। C1 है एक सर्किल, इसके अराउंड ये होल है, और एक C2 है, ये भी होल है। तो ये मल्टीपली कनेक्टेड रीजन हो गया। और अगर हम इसको सिंपली कनेक्टेड बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम इसमें कट लगाएंगे। तो ये देखिए, ये कट लगाया हुआ है, कट को हमने थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया है, ताकि ब्रॉडर सेंस में लिया है इसको, मैंने ब्रॉड कर दिया है इसको, तो ब्रॉड करके ताकि आपको समझ में आए कैसे पाथ हमारा चलेगा। तो अब देखिएगा, ये सर्किल C का हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। जब भी किसी सर्किल में हम ट्रैवर्स करेंगे तो वो उसको हम एज अ पॉजिटिव डायरेक्शन हम बोलेंगे। जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो वो नेगेटिव डायरेक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे ये C चल रहे थे हम, तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए कट लगाया। ये कट लगाया, थोड़ा मैंने स्पेस इसलिए दिखाया क्योंकि हम जब पाथ ट्रैवर्स करेंगे, देखिए C पे हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर हम यहाँ से आए, देखिए अब यहाँ से हमने एंटर किया, इस C1 में पहुँच गए। C1 में पहुँच गए और C1 को कंप्लीट किया, वापस C1 से हम फिर से बड़े वाले सर्किल C पे आ गए, क्लोज सर्किल C पे आ गए, और फिर हम आगे चलते चले जाए। देखिए पाथ है, चलते चले जा रहे हैं, फिर हम एंटी क्लॉकवाइज बढ़ रहे हैं। फिर हमने क्या किया, C2 सर्किल मिला, हम उसमें एंटर हुए, C2 सर्किल को हमने पूरा ट्रैवर्स किया C2 सर्किल से, और अब हम वापस से C में आ गए। तो देखिए इस तरह से हमने क्या किया, इसको मल्टीपली कनेक्टेड को सिंपली कनेक्टेड में कन्वर्ट कर दिया। अब हुआ क्या कि ये जो हॉलो शेल्स थे, यानी कि ये जो होल्स थे, इनको हमने एक्सक्लूड कर दिया इस टोटल रीजन से, मतलब इस टोटल क्लोज कर्व के जो पॉइंट्स थे, तो हमने एक्सक्लूड कर दिया। अब ये बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया। अब इसके अंदर जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो C
के अंदर ही कहलाएंगे और कोई भी ऐसा यहाँ पे हमें होल नहीं मिल रहा है जिसके लिए जो कि सिंपली कनेक्टेड रीजन होने से इसको रोक सके। तो अब ये सिंपली कनेक्टेड रीजन बन गया है जो मल्टीपली कनेक्टेड रीजन था। ये जो कट्स हम लगाते हैं इनको हम बोलते हैं क्रॉस कट या सिंपली कट्स बोलते हैं या फिर क्रॉस कट्स भी बोलते हैं इनको, जिसके थ्रू हम इनको रीजन को हम किसी भी मल्टीपली कनेक्टेड रीजन को सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। कुछ दो डेफिनेशन और है। जॉर्डन कर्व क्या होता है और कंटूर क्या होता है। तो जॉर्डन कर्व क्या होता है देखिएगा, एनी कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ। कोई भी क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व हो जो कि अपने आप को इंटरसेक्ट ना करे और उसकी लंबाई या उसकी जो लेंथ है वो फाइनाइट हो सकती है या इनफाइनाइट लेंथ का भी कर्व हो सकता है। तो उस केस में विच मे और मे नॉट हैव फाइनाइट लेंथ, जिसकी फाइनाइट लेंथ हो सकती है या नहीं हो सकती है, ऐसे क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व को हम क्या बोलते हैं, जॉर्डन कर्व बोलते हैं। तो इज कॉल्ड अ जॉर्डन कर्व। कंटूर क्या होता है, कंटूर एक जॉर्डन कर्व ही होता है जो कि कंटेन करता है फाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर आर्क्स ऑफ की चेन को कंटेन करता है, फाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर आर्क्स की चेन को, कंटिन्यूअस चेन है ये, उसको कंटेन कर रहा है। तो एक जॉर्डन कर्व है जो कि जिसको हमने आप कह सकते हैं बाइफरकेट किया हुआ है छोटी छोटी रेगुलर आर्क्स में, जो कि एक चेन बन रही है रेगुलर आर्क्स की और ये कंटिन्यूअस चेन है और इसको हम बोलेंगे कंटूर। तो कंटूर इज अ जॉर्डन कर्व कंसिस्टिंग ऑफ कंटिन्यूअस चेन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर आर्क्स। ओके, तो दीज आर फ्यू बेसिक डेफिनेशंस। अब हम देखते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है हमारी जिस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उस पे हम बढ़ते हैं और दैट इज कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम। कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है देखिएगा, इसमें ये कहती है कि अगर कोई फंक्शन एफ जेड है, ठीक है, इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन and derivative of fz, that is f dash z, is continuous at each point within and on a simple closed curve C, then the integral of fz over closed curve C is 0। तो हमें ये थ्योरम, इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर हमारा फंक्शन एफ जेड कंटिन्यूअस है, मान लीजिए ये क्लोज कर्व सी मैंने बना रखा है, इसके अंदर जो पॉइंट्स है और इस कर्व के जो बाउंड्री है उस पर कोई हमारा फंक्शन एफ जेड है वो एनालिटिक है, वो क्या है, एनालिटिक है और इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है हर पॉइंट पे इस क्लोज्ड कर्व के अंदर और इस क्लोज्ड कर्व की बाउंड्री पर इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर हम इस फंक्शन एफ जेड को इंटीग्रेट करते हैं अलोंग द बाउंड्री ऑफ दिस क्लोज्ड कर्व, पूरी बाउंड्री के अलॉन्ग अगर हम इंटीग्रेट करें, पूरी स्टार्टिंग किसी भी पॉइंट से शुरू करके उस पॉइंट तक आप एंड करिए किसी भी पॉइंट से, तो स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम है इसलिए क्लोज कर्व है ये। तो अगर पूरी बाउंड्री के अलॉन्ग इस क्लोज कर्व की आप इस फंक्शन एफ जेड को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, 0। ये कहती है कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम। तो अगर हमारा फंक्शन एफ जेड कंटिन्यूअस है along within the boundary or within the closed curve C, on the boundary and in the boundary of the closed curve C, and it is differentiable at each and every point on the boundary and within the closed curve C, then then the line integral of fz over closed curve C is 0। तो इसका मैंने प्रूफ नहीं किया है फ़िलहाल, लेकिन इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये प्रॉब्लम्स ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में। अगर 100 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल पेपर है तो 10 मार्क्स का एक प्रॉब्लम इस पे बनती है, ज़्यादातर पूछी जाती है। अच्छा, इसी थ्योरम से रिलेटेड एक और एक कोरोलरी है वो देख लेते हैं। क्या है वो ये कहती है कि अगर हमारा फंक्शन एफ जेड, अगर कोई फंक्शन एफ जेड है वो एनालिटिक है, मान लीजिए एक रीजन आर लिया है मैंने, ये देखिए एक ऑलमोस्ट स्क्वायर एक रीजन ले रखा है, किसी भी शेप में हो सकता है रीजन, ये एक रीजन आर है जो कि कैसा है, एनालिटिक है। तो अगर इसमें 2 पॉइंट्स, इस रीजन के 2 पॉइंट्स ले लीजिए, इसमें पी और क्यू सपोज हमने लिए हैं 2 पॉइंट्स, तो पी और क्यू के अलॉन्ग मान लीजिए पॉइंट पी से क्यू आप आ रहे हैं, कोई भी पाथ हो आपका, चाहे स्ट्रेट लाइन हो, चाहे सर्कुलर पाथ हो, चाहे पैराबोलिक पाथ हो, तो पी से क्यू के अलॉन्ग अगर हम किसी भी पाथ के अलॉन्ग इस फंक्शन को एफ जेड को इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। मतलब अगर फंक्शन एनालिटिक है एफ जेड इस रीजन आर के हर पॉइंट पे, तो और किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में, पॉइंट पी से सपोज पॉइंट क्यू के बीच में हम इस फंक्शन एफ जेड को इंटीग्रेट कर रहे हैं और किसी भी पाथ के अलॉन्ग, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन पी क्यू है, इसके अलॉन्ग चाहे इंटीग्रेट करिए, पी ए क्यू ये पाथ दिखा रहा है ना, पी ए क्यू ये मान लेता हूँ सर्कुलर पाथ है या पैराबोलिक पाथ है, तो अगर पी ए क्यू पाथ के अलॉन्ग एफ जेड डी जेड के आप इंटीग्रेट करिए इस फंक्शन एफ जेड को, तो जो वैल्यू आएगी वो सेम होगी, आप चाहे पी बी क्यू के अलॉन्ग इसको इंटीग्रेट कर दें।
ओके। तो इस तरह से ये थ्योरम ये कहती है, कोरोलरी ये कहती है। तो अगर फंक्शन एनालिटिक है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, दो पॉइंट के बीच में आप फंक्शन को किसी भी पाथ के अलॉन्ग इंटीग्रेट करिए, रिजल्ट सेम आएगा उस रीजन आर में जिसके अंदर फंक्शन, जिसके हर पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक है। ओके। अब इसके बाद एक छोटी सी एक्सटेंशन थ्योरम है, कॉशी थ्योरम को एक्सटेंड किया है मल्टीपली कनेक्टेड रीजन के लिए। तो मल्टीपली कनेक्टेड रीजन को जैसा कि आप जानते हैं हम सिंपली कनेक्टेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्रॉस कट लगा के, देखिए हमने क्रॉस कट लगा के कन्वर्ट किया है। तो यहाँ दो क्लोज्ड कर्व लिए हैं, एक C1 है और C1 के अंदर C2 एक कर्व लिया हुआ है। ठीक है, तो C1 के अंदर देखिए हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए, फिर हम A से B आए, फिर हम ए से बी होते हुए C2 कर्व में आया जो कि इनर कर्व है, इनर क्लोज्ड कर्व है। C2 होते हुए वापस हम B पे पहुंचे, B से वापस हम बड़े कर्व की तरफ जा रहे हैं, B से A पॉइंट पे पहुंचे, B से A, फिर हम वापस जैसे A पे पहुंचे वैसे ही हमने वापस हमको बिगर जो क्लोज्ड कर्व है C1 हम उसके अलॉन्ग आ गए। तो इस तरह से हमने इस मल्टीपली कनेक्टेड रीजन को सिंपली कनेक्टेड के फॉर्म में लिख लिया है। और ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर FZ एनालिटिक है इन दोनों किसी रीजन R में बिटवीन द टू सिंपल क्लोज्ड कर्व, मान लेता हूँ फंक्शन FZ जो है एनालिटिक है इन दोनों क्लोज्ड कर्व के अंदर, बीच में, इनके बीच में और इनकी बाउंड्री पे फंक्शन एनालिटिक है। FZ हमारा जो फंक्शन है वो क्लोज्ड कर्व की बाउंड्रीज पे, दोनों क्लोज्ड कर्व की बाउंड्री पे और उनके बीच में ये जो पॉइंट्स हैं, जितने सारे पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा ये जो कंसेंट्रिक जो C2 के अंदर नहीं है एनालिटिक, ये तो होल है, एक तरह से हॉलो है ये, तो ये इसको छोड़ दिया, इस रीजन को छोड़ देना आपको। हाँ, इन दोनों के बीच में ये सारे पॉइंट्स जो हैं इन पे फंक्शन एनालिटिक है, दोनों कर्व्स जो क्लोज्ड कर्व है उनकी बाउंड्रीज पे भी फंक्शन एनालिटिक है। तो उसके केस में क्या होगा कि वो फंक्शन FZ है उसका इंटीग्रल आप चाहे किसी भी कर्व के अलॉन्ग निकालिए, दोनों की वैल्यू सेम होगी। यानी चाहे इनर क्लोज कर्व C1 के अलॉन्ग निकालिए फंक्शन FZ का इंटीग्रेशन, और चाहे आप आउटर क्लोज कर्व जो इनर तो C2 है, आउटर है C1, तो दोनों में से किसी भी कर्व के अलॉन्ग आप अगर फंक्शन FZ को इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। चाहे बिगर क्लोज कर्व C1 के अलॉन्ग इंटीग्रेट करिए फंक्शन को, और चाहे इनर जो क्लोज कर्व C2 है उसके अलॉन्ग, रिजल्ट विल बी सेम व्हेन इंटीग्रल अलॉन्ग ईच कर्व इज टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका भी प्रूफ सिलेबस में है आपके, लेकिन पूछा कम जाता है इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। थ्योरम क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये है हमने कैसे एक्सटेंशन किया है कॉशीज थ्योरम को, मल्टीपली कनेक्टेड रीजन में एक्सटेंड करके दिखाया है। तो अब देख लेते हैं कैसा प्रॉब्लम आती है, जो लगभग 10 नंबर में क्वेश्चन आता है और कई बार आ चुका है रिपीटेडली UPTU में। देख लेते हैं इसको हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, वेरीफाई करना है कॉशीज थ्योरम को बाय इंटरचेंजिंग e⁻⁻IZ along the boundary of the triangle with the vertices at the points 1 + i, -1 + i and -1 - i। तो हमें कॉशीज थ्योरम को वेरीफाई करना है और हमारा फंक्शन दिया है हमें, ये जो फंक्शन है FZ, वो कौन सा फंक्शन है e⁻⁻IZ, इसको हमें वेरीफाई करके दिखाना है कॉशीज थ्योरम। तो कॉशीज थ्योरम क्या कहती है आपको पता है कि लाइन इंटीग्रल जो है आपका, लाइन इंटीग्रल ऑफ FZ अलॉन्ग द क्लोज कर्व C, ये क्या होता है, 0 होता है। तो आप देख सकते हैं जो ट्राइंगल है, मैंने इसका फिगर बना दिया है, देखिए तीनों पॉइंट्स बनाइए। तो ये 1 + i है, मतलब x भी 1 है और i का कोफिशिएंट 1 आएगा, तो y भी 1 है, तो 1, 1 ये पहला पॉइंट आ गया। x और y एक्सिस पे देखिए ये पॉइंट P है, 1, 1 1 + i मैंने कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखा है, आप चाहें तो 1, 1 लिख सकते हैं इसको। x भी 1 है और y भी 1 है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, -1 + i, x की वैल्यू -1 है और i का कोफिशिएंट +1 है, तो x हो गया -1, y हो गया +1, तो -1, +1 ये Q पॉइंट आ गया। मैंने कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ही लिख दिया है एज इट इज़, जैसा पॉइंट गिवन था, तो ये पॉइंट Q हो गया। और लास्ट x -1 है, y भी -1 है, तो ये आपका लास्ट पॉइंट आ गया -1, -1 या -1 - i, ठीक है, PQR, ये फंक्शन बन गया आपका। अब देखिएगा इसको बाउंड्री हमने निकाल लिया है, फिगर बना दिया है। हमको क्या करना है, तो कॉशीज थ्योरम क्या कहती है, पूरे क्लोज्ड कर्व C की बाउंड्री के अलॉन्ग अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, पूरा क्लोज्ड कर्व C है, जो भी क्लोज्ड कर्व हमारा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो तीनों साइड्स के अलॉन्ग जो फंक्शन को इंटीग्रेशन होगा उनका सम जब हम करेंगे, मतलब पूरे ट्रायंगल के अलॉन्ग हमें इंटीग्रेट करना है और उसका समेशन क्या दिखाना है, रिजल्ट जो आएगा वो 0 दिखाना है। जैसा कि ये रिजल्ट कहता है कि पूरे क्लोज कर्व की बाउंड्री के अलॉन्ग जब इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होगा। तो वही चीज़ हमें दिखाना है अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक है तो हमसे e⁻IZ को हमें इंटीग्रेट करके दिखाना है, वेरीफाई करना है। तो ये एक एनालिटिक फंक्शन है, इनका कहने का मतलब वेरीफाई करना है, इसका मतलब ये एक एनालिटिक फंक्शन है और हमको दिखाना है कि इसका जो इंटीग्रल है पूरे ट्रायंगल की बाउंड्री के अलॉन्ग 0 आना चाहिए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, ट्रायंगल चूंकि 3 स्ट्रेट लाइन्स को कवर कर रहा है, एक C1 है, P से Q पॉइंट है, C1 कर्व हम बोला स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं, P से Q आएंगे, फिर इसके अलॉन्ग इंटीग्रेट करेंगे, फिर Q से R के अलॉन्ग हम e⁻IZ को इंटीग्रेट करेंगे। ये दूसरा कर्व हुआ C2 बोला मैंने इसको,
और लास्ट में आर से पी के अलॉन्ग इंटीग्रेट करेंगे इसको मैंने C3 बोल दिया, ठीक है। तो ये 3 कर्व हो गए, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो यही दिखाया मैंने, द बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल कंसिस्ट ऑफ 3 लाइन्स, स्ट्रेट लाइन C1 C2 एंड C3। तो हमें इंटीग्रल जो इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, e⁻IZ को इंटीग्रेट करना है अलॉन्ग द होल कर्व C। मान इसको मैंने पूरे ट्रायंगल को C से रिप्रेजेंट कर दिया है dz, ठीक है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, हमने 3 अलग अलग इंटीग्रल निकाली है। C1 के अलॉन्ग इंटीग्रेट करिए, यहाँ C की जगह है C1 स्ट्रेट लाइन प्लस C2 स्ट्रेट लाइन प्लस C3। आप C1 C2 C3 लिख सकते हैं, या जो पाथ लिया आपने P से Q भी बोल सकते हैं, Q से R भी बोल सकते हैं, R से P। मैंने लिखा है P से Q के अलॉन्ग इंटीग्रेट करो, Q से R के अलॉन्ग इंटीग्रेट करो और R से P, इन तीनों को जोड़ दो तो I की वैल्यू आएगी। ये पूरा कंप्लीट क्लोज्ड कर्व के अलॉन्ग इंटीग्रेशन हो जाएगा, दैट इज ट्रायंगल के अलॉन्ग हो जाएगा, और वो रिजल्ट 0 दिखाना है हमें, ठीक है। तो I1 I2 I3 3 अलग अलग इंटीग्रल मान लिए, इनको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए हमने लिख लिया है इसको अलॉन्ग C1। तो PQ की बात करते हैं, देख लीजिएगा फिगर में आप देख सकते हैं अलॉन्ग PQ क्या दिख रहा है। आप देखिए क्या कौन सी चीज़ कांस्टेंट है। सबसे पहले देखिए क्या कांस्टेंट है। कांस्टेंट आपको दिख रहा है x की वैल्यू 1 है और यहाँ पर x की वैल्यू -1 होगी, तो x तो बदल रहा है भाई, और y की वैल्यू +i है, इसका मतलब y +1 है, यहाँ भी +i है, y +1, यानी y चेंज नहीं हो रहा, y कांस्टेंट है। तो y की वैल्यू +1 गिवन है, तो y बराबर क्या है +1। क्या नहीं बदल रहा, पहले हमने वो देखा, y = 1 है। तो यहाँ से dy चेंज इन y क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करिए बोथ साइड्स, तो dy हो गया 0। तो जो हमारा फंक्शन है, अगर आप देखेंगे e⁻IZ है फंक्शन ना, तो z की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। एक्स वाई के फॉर्म में क्या हो जाएगा, z क्या होता है x + iy। तो z को हमने लिख लिया, y की वैल्यू रख लीजिए, यहाँ पे y क्या था, इस पूरे पाथ के अलॉन्ग y क्या है 1 है, तो y 1 रख दीजिए, तो ये आ गया z = x + i, ठीक है। तो अच्छा z की वैल्यू आ गई। चलिए dz हमें यहाँ पे देखिए dz भी मिलता है, dz की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो dz क्या होगा, dx + i dy। यहाँ पे भी रखिए, देखिए dy हमने ऊपर निकाल दिया, dy क्या होगा 0, तो dy 0 कर देंगे, तो dz बराबर क्या आ गया dx। और चूंकि आपने फंक्शन को x के फॉर्म में बदल लिया, देखिए z आ गया x के फॉर्म में, dz भी आ गया dx के फॉर्म में, तो x की लिमिट देखिए x कहाँ से कहाँ जा रहा है, x में क्या चेंज हो रहा है, x यहाँ पे +1 था और x यहाँ पे क्या हो रहा है -1 हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो हमने देखिए यहाँ पे लिख रखा है हियर x वेरीज फ्रॉम +1 to -1, ठीक है। तो अब चलिए इंटीग्रेट कर लेते हैं। पहले I1 की वैल्यू निकालते हैं। हमने लिखा I1 PQ के अलॉन्ग इंटीग्रेट करना है e⁻IZ को, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू x = 1 से x = -1, लिमिट लगाइए, x की लिमिट x में आ गया फंक्शन 1 से -1, और e⁻IZ की वैल्यू रखी है हमने, z क्या आया था x + iy आया, देखिए यहाँ रख दीजिए, z की जगह पर रख दिया हमने, ठीक है। और dz की जगह क्या रखना है, dz की वैल्यू क्या है dx, ठीक है, तो dz की जगह रख दिया dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो इंटीग्रेट करेंगे आप देखिए +1 से -1 e⁻i को अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो क्या बनेगा ix और प्लस I² की वैल्यू क्या होती है -1, तो हमने रख दी -1, तो ix -1। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, देखिए तो हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया बाई पार्ट्स, सिंपली होगा इंटीग्रेशन, e⁻t का e⁻t, और फिर नीचे t को डिफरेंशिएट कर दीजिए, जो वैल्यू है वो नीचे रख देंगे, तो e⁻ix -1 का e⁻ix -1 ही रहेगा। और इसको जब करेंगे x के लिए, तो x का 1 होगा, i बचेगा, उससे नीचे डिवाइड कर देते हैं, रख दिया, ठीक है। अब लिमिट लगा दीजिए, लिमिट क्या है 1 से -1, i कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए, 1/i को बाहर कर दिया। अपर लिमिट क्या है -1, पहले -1 रख दीजिए, x की जगह -1 रखेंगे तो क्या आएगा x की जगह -1 रखना है ना, तो e⁻i, तो -1 तो पहले से था, -1 रहेगा। फिर उसमें अपर में से लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस लोअर लिमिट क्या है +1 रखिए, इसमें +1, तो e⁻x की जगह रखना है +1, तो e⁻i -1, तो ये पहले इंटीग्रल की वैल्यू आपकी आ गई। अब निकाल लेते हैं दूसरा इंटीग्रल I2 कहाँ है, Q से R के अलॉन्ग निकालना है। तो देखिए अलॉन्ग C2, दूसरा कर्व C2 है, जो कि C2 कह सकते हैं या Q से R कह सकते हैं। देखिए हमने इसको ये लिखा Q से R, इसको C2 भी बोल सकते हैं या Q से R भी बोल सकते हैं। तो अब देखिएगा इसके अलॉन्ग हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या बदल रहा है और क्या कांस्टेंट है। अब देखिए x की वैल्यू -1 है यहाँ पे, यहाँ भी x -1 है, यानी x कांस्टेंट है। तो जब x कांस्टेंट है तो dx क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देख लेते हैं, ये देखिए x की वैल्यू -1 है तो dx क्या हो गई 0। तो z की वैल्यू हमने निकाली, z क्या हो गया x + iy से z की वैल्यू निकाल लीजिए। x की जगह रख देंगे क्या -1, तो रख दिया -1 + iy, तो z की वैल्यू, ये तो z हो गया हमारा, ठीक है, z की वैल्यू हो गई -1 + iy, ये e की पावर में z जाएगा, जहाँ पे लिखते हैं e की पावर z, तो वहाँ पे z की जगह चली जाएगी वैल्यू। और dz की वैल्यू क्या हो जाएगी, dz आप जानते हैं क्या होता है भाई, आप जानते हैं dx + i dy होता है। तो यहाँ पे देखिए dx की वैल्यू क्या है इस केस में, x -1 था, dx 0 है, तो 0 यहाँ रख दीजिए, dx की जगह तो क्या बचेगा i dy बचेगा, dz की वैल्यू, तो dz हो जाएगा i dy। अच्छा यहाँ पे आपका चूंकि x कांस्टेंट है तो y बदल रहा है, आप देख सकते हैं y चेंज हो रहा है, y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखिएगा y आपका यहाँ +1
था और यहाँ पे y i के साथ, i का कोफिशिएंट है y, तो i का कोफिशिएंट +1 है, यहाँ क्या है -1, तो y की वैल्यू यहाँ +1 है, यहाँ पे -1 हो रही है। तो y वेरीज फ्रॉम, हमने लिख दिया है y वेरीज फ्रॉम +1 टू -1। तो बस अब वैल्यू निकाल लेते हैं i2 की। q से r जा रहे हैं e⁻i z dz, y की लिमिट लगाइए 1 से -1 e⁻i -1 + i y, ठीक है, i dy। और इसको फिर आप सॉल्व कर लीजिए, जैसे मैंने ऊपर वाले पहले केस में हमने सॉल्व किया था वैसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे आप। देखिए तो ये आ गया, ठीक है। अगले पेज पे हम देखते हैं, तो ये आ गई, देखिए वैल्यू ये आ गया। आई हमने बाहर निकाल लिया है, फिर e⁻i - y को मैंने इंटीग्रेट कर लिया है, तो e⁻t का e⁻t, फिर t को डिफ्रेंशिएट करिए, y के लिए करेंगे तो i 0 हो जाएगा, -y -1 दे देगा, -1 नीचे आ गया, अपर लिमिट -1 है, लोअर लिमिट +1 है, रख दीजिए, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, चूँकि पहले वाले इंटीग्रल में डिनोमिनेटर में i आया था, पहले वाले में ऑलरेडी आ रहा है ना डिनोमिनेटर में i, देखिएगा ये आ रहा था, यहाँ 1/i के फॉर्म में आया है ना, तो इसलिए हम इसको भी 1/i के फॉर्म में बना ले रहे हैं, इस इंटीग्रल को भी। आप इसको 1/i ना बनाना चाहें, जैसे i के फॉर्म में लिखा है, तो या तो पिछले वाले इंटीग्रल को आप ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई करके नीचे वाले i को ख़त्म कर दीजिएगा, तो ऊपर i आ जाएगा। देखिए हाँ, आप ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई करिए, नीचे i² -1 दे देगा, तो -i, इसके आगे -i लग जाएगा। तो अगर आप चाहें तो केवल ऊपर i, सब में ऊपर i ले आइए या सब में नीचे i लेके आ जाइए, ताकि आपको आसानी से सबको जोड़ने में हमें रिजल्ट मिलने में दिक्कत ना आए। तो खैर मेरा पहले में अपॉन i आया था, इसलिए मैंने ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे i² बनेगा, नीचे एक i आ जाएगा, ऊपर i² बनेगा, i² -1 देगा, पहले से एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कुल मिलाकर यहाँ 1/i आ जाएगा, 1/i, बाकी अंदर ब्रैकेट के जो था वैसे ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही हमने तीसरे कर्व के अलॉन्ग निकाल लिया, r से p के अलॉन्ग। तो ये कर्व हमारा जो स्ट्रेट लाइन है, आप देख सकते हैं y = x, एक स्ट्रेट लाइन है, ये देखिए ओरिजिन से पास हो रही है लाइन, y = x है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन है, तो आप हमने क्या किया, इसमें y = x है, तो dy क्या बन जाएगा, dy dx हो जाएगा। z की वैल्यू निकाल लीजिए, x + iy में आप y की जगह x रख दीजिए, तो y की जगह x रख दिया हमने, x + ix, x कॉमन लिया, तो z = x कॉमन 1 + i, ठीक है। तो हियर x वेरीज फ्रॉम, x की लिमिट देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक जा रही है, आप देख सकते हैं फिगर में, देखिए x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, r पे -1 है, और यहाँ क्या है +1 है, तो x की लिमिट आ रही है -1 से +1, ठीक है। आप हमने y को x में रख दिया है, तो x की लिमिट, सारा फंक्शन x में आ गया है, dz भी हमारा dx के फॉर्म में आ गया, देखिए dx + i dy, यहाँ पे हमने रख दी वैल्यू, dy की जगह भी हमने dx रख दिया, फिर dx कॉमन ले लिया, तो सब कुछ x में आ गया था, तो हमने x की लिमिट निकाली। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, आप चाहें तो x की वैल्यू को y के फॉर्म में रख सकते हैं और dy के फॉर्म में dz निकाल सकते हैं, अब आपके ऊपर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, i3 की वैल्यू रख दी, e⁻i z dz, लिमिट लगा दी x की -1 से +1, और फंक्शन लिया e⁻i z, z की वैल्यू रख ली x + iy, ठीक है, x × i 1 + i वो रख लिया। आई जेड होता है ना, e⁻i z फंक्शन है हमारा, तो i तो पहले से था और z की वैल्यू ये आ गई, और dz की वैल्यू रखी 1 + i dx, ठीक है। ये 1 + i बाहर ले लिया हमने, और फिर इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया, e⁻i 1 + i को हमने i को जानबूझ के अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि बाहर 1 + i था, तो हमने सोचा इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो नीचे अपने आप 1 + i आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने i को अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, ताकि ये 1 + i ईजिली सॉल्व हो जाए। आप अगर नहीं करते हैं तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा, बस चूँकि हमें दिख रहा था कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने इसको अंदर e की पावर में i को अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया था, इंटीग्रेट कर लिया, और इंटीग्रेट करने के बाद कैंसिल करके फिर हमने लिमिट रख दी है, तो देखिए रिजल्ट ये आ गया। तो ये इसमें भी ऑलरेडी 1/i आ गया। अब इन तीनों की वैल्यूज़ को आप जोड़ दीजिए, देखिए i = i1 + i2 + i3, जब जोड़ेंगे आप 1/i तीनों में था, बाहर कॉमन ले लीजिए, तीनों की वैल्यू रख दीजिए, देखिए बिल्कुल सिमिलर टर्म्स आ गए, सब कैंसिल हो गए, और i की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। हैंस कॉसीज थ्योरम हमारी यहाँ से, चूँकि इंटीग्रल की वैल्यू i हमें था, तीनों का सम था, पूरे ट्राइंगल के अलॉन्ग हमें इंटीग्रेट करना था उसकी बाउंड्री के अलॉन्ग, और उसका रिजल्ट क्या दिखाना था, 0। तो यही हमारी कॉसीज थ्योरम कहती है कि क्लोज कर्व की बाउंड्री के अलॉन्ग जो फंक्शन f z एनालिटिक, अगर फंक्शन f z एनालिटिक है, तो क्लोज कर्व की बाउंड्री के अलॉन्ग हम जब उसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आता है। तो देखिए वही आ गया है, और इस तरह से हमारी ये थ्योरम वेरीफाई हो गई। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और इस तरह के 2-3 सवालों की प्रैक्टिस करेंगे आप, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से एग्जाम में लगा पाएंगे। तो आप ये आपने देखा होगा, ये कोई बहुत टफ नहीं है, और आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करके इसको अच्छे से एग्ज़ाम में इसके मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू।